Hello everyone, good afternoon. This video is the continuation of the topic is organization change, as we have discussed or learned previously in our lecture 1. So this is a lecture 2 of the organization change. जैसा कि मैंने आपको पिछले lectures में भी बताया था, what is organization change, process क्या होता है, what is plan change क्या होता है, essentials क्या है. So I hope आपको समझ में आ गया होगा what is organization change. Now the next topic is how to manage the organization change. सी हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होना ज़रूरी है फॉर गेटिंग द ग्रोथ एंड द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट उस चेंज को कैसे मैनेज करें, बिकॉज अगर हम एक बार को लोग दोज पीपल हु वाज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उनको कन्विंस भी कर लें, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम उस चेंजेस को मैनेज कैसे करेंगे, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज दिस चेंजेस. सो एक बात तो सही है, कोई भी कंपनी किसी भी चेंजेस से होने वाले नेगेटिव इंप्रेशंस को या नेगेटिव इफेक्ट्स को का विक्टिम नहीं बनना चाहती. लेकिन हाँ, अगर उस चेंजेस से पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं तो उसका विजेता ज़रूर बनना चाहिए, उसका क्रेडिट ज़रूर लेना चाहती है. सो इस चेंजेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है ना. ये 7 स्टेप्स दिए गए हैं, उन 7 स्टेप्स को मैं अभी आपको समझाता हूँ. ये स्टेप्स वो हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो फर्स्ट इज एंटिसिपेटिंग चेंज. लीडर का सबसे पहला जो स्टेप है फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन चेंज, दैट वो होना चाहिए फॉर एंटिसिपेट द चेंज. एंटिसिपेट चेंज कैसे करेगा वो चेंज को एंटिसिपेट करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करो. उसके हिसाब से आप जो लोग हैं, चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट predict the intuition of that people and apply the changes in that accordingly. और मैनेजमेंट को उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना चाहिए. ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे भी हो सकती हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो जिसको कस्टमर और क्लाइंट भी इजीली एक्सेप्ट कर सके उस चेंजेस को, और जो लोग हैं जो उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो भी उसको चेंज कर सकें, ठीक है ना. और थ्रेड्स, जो डर है, जो रिस्क है या कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको कम कर सकें, ठीक है ना. ठीक. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटिसिपेटिंग द चेंज. सेकंड इज द आइडेंटिफाई द चेंज. आइडेंटिफाई का चेंज मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं, जो एंटिसिपेट द चेंजेस करे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको वैल्यूएट करना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर्स, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल्स, स्टाफ, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स जो होते हैं उन सब के साथ मैच हो रहा है नहीं. क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करें जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द मैच विद द स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स एक्सेट्रा, ठीक है. ये एक तरह का, इस तरह के चेंजेस क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का एक लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं, मतलब उनको कॉम्पीट करते हैं, बराबर से चैलेंज करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना. और एक मार्केट प्लेस में अपनी जगह बनाते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता, ठीक है. समझ में आ गया. अच्छा, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर्स कैसे होते हैं, बहुत फ्रैंक होते हैं, फ्रैंक एंड बोल्ड होते हैं, मतलब उनको अच्छी तरह से पता होता है कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ मुझे उसको एक्सेप्ट करके उसको रिमूव करना है और कहाँ मैंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए, ठीक है ना. दे एक्सेप्टेड, ठीक है ना. उससे होता क्या है, वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जैसे कि जो रियल ग्राउंड सिचुएशन है वो भी उनको समझ में आती है, जिसके हिसाब से वो दे कैन मैनेज द चेंजेस. थर्ड इज द सेलिंग द चेंज. सेलिंग द चेंज का मतलब ये नहीं कि आप चेंज को सेल कर रहे हैं. हाँ, चेंज सेल को चेंज कैसे कर सकते हैं आप, चेंज को सेल कैसे कर सकते हैं, सॉरी, चेंज को सेल कर सकते हैं आप when you because this is a time to communicate the changes in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करें, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज़, सबको कम्युनिकेट करना कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. सो दैट वो अपने हार्ट को, मतलब होल हार्टेड सपोर्ट करें उस चेंजेस को और उसको ईजिली एक्सेप्ट करें और उसके लिए कमिट हो जाए, ठीक है ना, उस चेंजेस के लिए. सो दैट थिंग्स कम्स इन द सेलिंग द चेंजेस, ठीक है. नेक्स्ट इज द मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर चेंजेस. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे, सेलिंग द चेंजेस, आइडेंटिफाई द चेंजेस, एंटिसिपेटिंग, तो उसके बाद आता है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज. चेंजेस करने के लिए जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे आपको पीपल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मनी चाहिए,
आपको अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है, मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करना है, 4 Ps का यूज़ करना है, 7 Ps का यूज़ करना है, या कस्टमर रिलायबिलिटी देखनी है. सो यू हैव टू मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द चेंज मैनेजमेंट. जिस भी तरह के चेंज के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मोबिलाइज करने पड़ेंगे, मूव करने पड़ेंगे. ठीक है ना. सो दैट जो हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द प्रोडक्ट है, या हमें जो सर्विस देने का तरीका है, या हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कर रहे हैं, सो दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज द ब्रेक डाउन द कंफर्ट जोन. जब आप चेंजेस सारे करते हो, आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, आप यू आर मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज. नाउ दिस इज टाइम टू ब्रेक डाउन द कंफर्ट जोन. कभी कभार क्या होता है ना, कुछ लोग बड़े कंफर्ट में आ जाते हैं, अपनी पुरानी आदतों के साथ कंफर्ट में आ जाते हैं कि हाँ, आई एम हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज. ठीक है ना. इफ इट इज गोइंग टू बी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट बॉदर फॉर इट. एक ऐसी वाली फील आती है किसी की ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चेंजेस करे, आई डोंट बॉदर फॉर इट, मेरे में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बिकॉज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कई साल से. सो यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट कंफर्ट जोन. जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, व्हेन यू टेक द रिस्क, ठीक है ना, देन ऑटोमेटिकली चेंजेस हैपन्स. ठीक है. सो ये कंफर्ट जोन्स को ब्रेक करने का तरीका, अब कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का तरीका या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद से करती है, या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता है तो दे हायर द पीपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस कंसल्टेशन या चेंज एजेंट के अंदर बताया था. ठीक है. सो वो क्या करते हैं, वो एक कंफर्ट जोन जो है एम्प्लॉयज़ का, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द रीइंफोर्सिंग चेंज सक्सेस. रीइंफोर्सिंग चेंज सक्सेस से एक बार जब चेंज होने के बाद सक्सेस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए. लीडर का भी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि दे विल स्टॉप. ठीक है ना. सो दिस इज नेक्स्ट स्टेप टू रीइंफोर्स चेंजिंग सक्सेस. जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसको बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं टू मेक दिस सक्सेस ऑन द दैट लेवल वेयर यू फील हैप्पी. ठीक है ना. यह जो एक तरह का किक स्टार्ट का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें आप बराबर से लगातार रीइंफोर्स करते हैं चेंजेस को. और इस रीइंफोर्स चेंजेस को रीइंफोर्स करने के लिए you need a continuous learning and change. That things you can see in the next step on the page number 9, that is a 7 number. Continuous learning and change. Organization में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, whether in the top level management or the lower level management or the subordinates, they will be more creative and they will be more actively performed for doing the continuous learning and the changes. ठीक है ना. So that things actually very helpful in the organization change. I hope आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज. जैसे कि मैंने आपको बीच में बात करा था ब्रेक डाउन वाले टॉपिक में, कि कुछ लोग होते हैं जो जो चेंजेस नहीं चाहते, दे आर वेरी रेजिस्ट टू चेंज. ठीक है ना. सो ऐसे ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए. ठीक है ना. ये तो एक सिंपली प्रॉब्लम है. लोग क्या करते हैं, किस किस तरह के एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, किस किस तरीके से इससे डाइवर्ट होते हैं, वो रिज़ाइन देना शुरू कर देंगे अगर कुछ भी मेजर चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन. सो दे स्टार्ट रिजाइनिंग, या अपने आप को थका हुआ दिखाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ काइंड ऑफ, या लो मोटिवेशन हो जाएगा, अरे हमें नहीं करना, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो और पैसा बढ़ेगा, हाँ हमारी जॉब चली जाएगी. ठीक है ना. एब्सेंट होना शुरू कर देंगे, छुट्टियाँ ज़्यादा लेने शुरू कर देंगे, ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा तो ट्रांसफ़र कर दो, हमारी तो यहाँ काम हो नहीं रहा हमसे. ठीक है ना. या वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली स्ट्राइक करते हैं, लड़ गए मैनेजमेंट से, लड़ गए, हाथापाई कर ली. ठीक है ना. केयरलेस हो जाते हैं अपने वर्क के लिए. तो ऐसे ऐसे लोग, या प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इस तरह के लोग रेजिस्ट टू चेंज होने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं. दे आर मेकिंग द थिंग्स इन द सेवरल शेप्स. ठीक. सो ये रेजिस्ट टू चेंज किस किस तरह का होता है, दो लेवल पे होता है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल, ऑन द इंडिविजुअल बेस, ऑन सेकंड इज द ऑर्गेनाइजेशन बेस. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल बेस, दैट इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कहना मतलब जो एक एम्प्लॉय के ऊपर बताया गया है, एक एम्प्लॉय क्यों चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, व्हाई दे आर रेजिस्ट टू चेंज. तो उसका पहला फैक्टर होता है, शायद माइट बी देयर विल बी सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक रीजंस. ठीक है ना. आप पेज नंबर 9 में देख रहे होंगे. इकोनॉमिक रीजंस कैसे होते हैं, स्किल्स की ऑब्सोलेंस हो जाते हैं, मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं. उनको ये डर लगा रहता है कि मैं इस कंपनी में इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि नई चीज़ आने पर
मेरी पुरानी स्किल्स डिसॉल्व हो जाएं या वो कोई नया बंदा रख ले जिसकी वजह से मेरी स्किल्स की कोई वैल्यू ना हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स में पहले क्या होता था, खातों की जो एंट्रीज होती थी वो रजिस्टर्स पे होती थी। ठीक है, अब कंप्यूटराइज हो गई हैं सारे बैंक्स, वेदर इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना। ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ है, जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ थे, जो ओल्ड हैबिचुअल एम्प्लॉयज़ थे, उनको ये डर बैठ गया कि यार हमारी स्किल्स तो कहीं ऑब्सोलेट नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नए बंदे ला के रख दें। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इज द फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस, मतलब दैट इज रिलेटेड टू योर इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं लो ना हो जाए। ठीक है, चेंजेस के होने की वजह से तो पता चला नए कंप्यूटर्स आ गए तो हमारा काम हल्का हो गया, तो सैलरी हमारी कम कर दी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ऐसा ना हो। नेक्स्ट इज पर्सनल रीजंस। इंडिविजुअल के कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे ईगो डिफेंसिवनेस। ईगो डिफेंसिवनेस क्या होता है, जैसे मैंने इसमें भी एक एग्जांपल समझा रखा है कि एक सेल्स मैनेजर अपने सेल्स पर्सन या सेल्स एग्जीक्यूटिव के सजेशंस को कभी भी अप्लाई नहीं करता है या उसको सोचता नहीं है। उसको ये डर लगा रहता है कि ये तो मेरी ईगो हर्ट कर रहा है, अगर मैं इसके सजेशन को मान लूंगा, ठीक है ना, तो ये तो मेरे ईगो को हरा देगा। क्या पता, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके सजेशंस इतने अच्छे हो जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन इस मेरे से ऊपर रख दे इसको। सो दैट थिंग्स कम्स इन द ईगो डिफेंसिवनेस। नेक्स्ट इज द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जो इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं कई साल से, वो उसी प्रोफाइल पे खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू वर्क इन द सेम स्टेटस क्यो। ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है, स्ट्रांगली रेजिस्ट टू चेंज होते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कोई एक्टिव नहीं लेना चाहते, नया प्रोफाइल नहीं लेना चाहते ऐसे लोग। ठीक है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन क्या होता है, अनजान चीज़ों का डर। अगर इफ़ इन केस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के लिए किसी जूनियर स्टाफ को सीनियर बना के कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, प्रमोट करके, तो उसको ये डर लगा रहेगा, यार पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसा इन्वायरमेंट होगा, क्या मैं वहाँ की लैंग्वेज को समझ पाऊंगा, नहीं मैं पता नहीं वहाँ किस काम करने का तरीका कैसा होगा। तो दिस इज़ अ फियर ऑफ अननोन। ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि लोग रजिस्ट टू चेंज होना चाहते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म में सोशल डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी दो बंदे, पुराने बंदे अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाकी के 8 जनों को, अगर 10 जने हैं डिपार्टमेंट में, तो बाकी के 8 जनों को ये डर लगा रहेगा कि ये तो अब हमसे बात ही नहीं करेगा, या वो खुद 8 जने उन 2 जनों से बात नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टू एक्सेप्ट दी चेंजेस। दिस इज अ सोशल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज ए पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट की बात करी, एक डिपार्टमेंट 10 जने हैं। ठीक है, अगर 10 में से 2 जने चेंज चेंज चाहते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो बाकी के 8 जने उनको फोर्स करते हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं है चेंज करके, बेकार में बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द पीयर प्रेशर ऑन दैट टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। फर्स्ट इज थ्रेट टू पावर एंड इन्फ्लुएंस। थ्रेट टू पावर एंड इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, कुछ लोग पोजीशंस की पावर से डरते हैं, इसके इन्फ्लुएंस से डरते हैं। कभी कभी कोई पोजीशन की पावर इतनी ज़्यादा होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत सारे अभी भी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसीज में, जो अपनी ही जूनियर पोजीशंस पे काम करते, दे आर वेरी मच हैप्पी विद देयर पोजीशंस। ठीक है ना। दे डोंट वांट टू मूव एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस विद द टीम लीड और द मैनेजर पोजीशन इन दिस। ठीक है ना। सो दे आर, बिकॉज दे आर थ्रेटनिंग टू द पावर एंड द इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कि ये एक तरह की मैकेनिज्म है, हिरार्की है, जिसे हम सक्सेशन भी कहते हैं, कि आपका दैट इज काइंड ऑफ द, मान लीजिए अभी कोई और बॉस है जिसको आप रिपोर्ट करो, अचानक से ऑर्गेनाइजेशन ने चेंजेस करे, ठीक है ना, आपको मोल्ड किया, आपकी रिपोर्टिंग किसी और बॉस को कर दी। सो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में हिरार्की में चेंज हो गया, लाइफ एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। सो ये भी एक थ्रेट है जिससे कि लोग रेजिस्ट टू चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंस, इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता है, उस पर फाइनेंस नहीं होता, जिससे कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके चेंज कर सके। बिकॉज चेंज के लिए रिसोर्सेज का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज भी होना बहुत ज़रूरी है। मटीरियल है, एम्प्लॉयज़ कम है, या फाइनेंशियली वीक है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो
definitely that organization resists to change. Next is the sunk cost. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने जो उसका कैपिटल अमाउंट है उसको ब्लॉक कर देती है, कुछ ऐसे एसेट्स को खरीद कर जो परमानेंट होते हैं, जिसको वो सरेंडर भी नहीं कर सकते. सो ऐसे टाइम पे भी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली रेजिस्ट टू चेंज. ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ओवरकमिंग रेजिस्ट टू चेंज. जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेजिस्ट टू चेंज होती है ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो उस चीज़ें ओवरकम कैसे हों. इसको ओवरकम होने के लिए यहाँ फर्स्ट इज, पहले कैसे हो सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल वाले अगर अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेटेड करें, उनको ढंग से कम्युनिकेट करें कि what kind of changes are going in the organization and how we come overcome this and how we can manage the organization, how we can manage the changes in the organization. अगर इसको ढंग से आप कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, उनको एजुकेट करेंगे, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग दीजिए उनको, लर्निंग दीजिए, नई नई चीज़ें बताइए, सो इस आप रजिस्टर चेंज वाली एक्टिविटी से ओवरकम हो सकते. सेकेंड इज द पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा. वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को आप बढ़ा दीजिए ऑर्गेनाइजेशन में. एक टॉप लेवल का भी ये काम होना चाहिए, लीडर का भी होना चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट्स को भी अलाउ करे किसी भी तरह के डिसीजंस में, या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें उसका सजेशंस भी ले, उसको एक्सेप्ट भी कराए और उसको इन्वॉल्व भी कराए. तो ऐसा होगा क्या, जो सजेशन देगा वो भी इजीली अब चेंजेस होने वाली चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा. नेक्स्ट इज सपोर्ट. सपोर्ट इज व्हाट, कि कभी कभी मैनेजर्स को अपने जूनियर्स के लिए, सबॉर्डिनेट्स के एम्प्लॉयज़ को इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहिए. इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक तरह का सिंपैथी का काम करता है. हर जगह मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, आपने लाइन पढ़ी होगी. समटाइम्स द इमोशनल like gives a new birth for the employees. ठीक है, वो so that the employees can be with the organization. ठीक, तो एक इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैनेजर्स को ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए सो दैट कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स. आप इंसेंटिव्स दीजिए, कुछ भी नए चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ लर्निंग दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए. जब ट्रेनिंग देंगे तो काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो पैसा भी जाहिर सी बात बढ़ाना चाहिए. तो हम इन टर्म्स ऑफ सैलरी या इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स भी आप लोगों की सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि वो इस रेजिस्टेंस टू चेंज वाली सिचुएशन से बाहर आ जाए. नेक्स्ट इज द मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे वेरी मच इंडल्ज इन दी मैनिपुलेशन. ठीक है ना, विद ऑल अदर टैक्टिक्स. वो अपनी अलग अलग टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं जस्ट टू मैनिपुलेट द थिंग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द कोअर्शन. कोअर्शन दैट मीन्स अ कंपल्शन. कभी कभी जब ये ऊपर के छः स्टेप्स भी यूज़ ना आए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट में स्टेप यूज़ करना है थ्रेटनिंग का, डराने का. डराने का कैसे, आप एम्प्लॉयज़ को डराएं. ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी एम्प्लॉयज़ को डराती है कि अगर आप चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठ सकते हैं, जॉब जा सकती है, प्रमोशंस नहीं होंगे. ठीक है ना, और ट्रांसफर्स भी नहीं होंगे, मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो रोक दी जाएगी. सो दैट थिंग्स कम्स इन दी कोअर्शन, दैट इज अ कंपल्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चेंज. नाउ वो आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज. इफ इन केस आपको नहीं समझ में आता, so please feel free to call me on my number, that is a 7253 000671, or WhatsApp me, and or you can schedule the meeting on the Zoom app with me. ठीक है ना, on the same number. So thank you so much and keep watching. Thank you.